हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपको पता है कि हमने आरपीएससी एपीयू का एक माइनर सा थोड़ा सा छोटा सा सीरीज एक बैच काइंड ऑफ चलाया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ माइनर एक्ट्स के बारे में। उनको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं एससी एसटी एक्ट के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों कि आप उनको पहले देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट देखना। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ यहाँ से भी आएगा। बट क्योंकि हमारे प्रोविजंस ही 1 से लेके 9 सेक्शन तक हैं, तो हमने जो ऑलमोस्ट है, जो मेजर क्रक्स है, वो हमने कवर कर लिया है। 3 के अंदर काफ़ी ऑफेंसेस हैं, 2 के अंदर काफ़ी डेफिनेशंस हैं, वो हमने काफ़ी कवर कर ली हैं सब ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब रहता क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 ये छोटे छोटे सेक्शन हैं, जिनको 3 तो हो गया, 4 से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपने मेरी हरियाणा एडीए वाली वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इन वीडियोस को अच्छे से देखना है, ठीक है। देखने के बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू से आपने अपना एक इवेल्युएशन करना है कि हम किस लेवल पे खड़े होते हैं, ठीक है। एमसीक्यू हम पीवाईक्यू लगाएंगे, राजस्थान के भी लगाएंगे, अदर अदर स्टेट के जुडिशरी के भी लगाएंगे, ठीक है। केस लॉस के अंदर इंक्लूड मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमें बात करनी है सेक्शन थर्ड से। हम शुरू करेंगे। थर्ड हमारा ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन कुछ एक पार्ट थे उसके जो रहते थे, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो है उसका सबसेक्शन 2 क्लॉज 5A क्या कहता है। ऑफेंस, शेड्यूल्ड ऑफेंस अगेंस्ट एससी एसटी। A person commits an offence if he commits any offence specified in the schedule to the act against an SC/ST person or property belonging to an SC/ST person member, knowing that the person belongs to SC/ST or the property belongs to SC/ST। तो बेसिकली ये कहता है कि देखिए, इसके अंदर एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ऑफेंस हो रहा है वो शेड्यूल्ड के अंदर मेंशन होना चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो विक्टिम है, अगर विक्टिम के अगेंस्ट हो रहा है तो वो एससी एसटी का मेंबर होना चाहिए, या फिर अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है ऑफेंस, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी एससी एसटी की होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड जो ऑफेंस कर रहा है बेसिकली, जिसके ऊपर आरोप है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज थी। उसके पास क्या था, प्रॉपर नॉलेज थी कि क्या होगा, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, किसको बिलोंग करती है, किसी एससी एसटी को बिलोंग करती है, या फिर ये जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस करने जा रहा है, ये एससी एसटी है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के लिए जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऑफेंस पनिशमेंट दी गई है, वही पनिशमेंट यहाँ पर है। फाइन इसके अंदर मैंडेटरी रहता है। 2016 से पहले जब अमेंडमेंट नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या वर्ड था, ऑन द ग्राउंड दैट सच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ एस सी एस टी, ऐसा लिखा रहता था। लेकिन इसको ग्राउंड से हटाकर 2016 के बाद यहाँ पर नॉलेज का फैक्ट डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया गया नोइंग दैट पर्सन इज अ मेंबर ऑफ एस सी एस टी। यहाँ पर ये ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है। एक तो आपके पास सिर्फ ग्राउंड था पहले कि क्या पता ये है या नहीं, अब आपके पास प्रॉपर नॉलेज है कि ये पर्सन एस सी एस टी से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, ठीक है। चलिए, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 6 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस को गायब करना। अगर कोई पर्सन क्या करता है, एविडेंस को गायब कर देता है बेसिकली, और किस पर्पज से, नोइंगली एंड हैविंग रीजन टू बिलीव, मतलब या तो नॉलेज से कर रहा है या फिर उसके पास प्रॉपर रीजन टू बिलीव था कि जो मैं एविडेंस डिसअपियर कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली ये एविडेंस किसी ऑफेंस के हैं जो इस चैप्टर में हुए हैं। और क्यों कर रहा है वो ऐसे, ताकि सॉरी, ऐसा वो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ऑफेंडर है उसको वो लीगल पनिशमेंट से बचाना चाहता है। उसका यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। एक तो उसने क्या किया, एविडेंस को गायब किया। उसके पास नॉलेज भी थी, रीजन टू बिलीव भी था कि ऑफेंस जो है इस चैप्टर के अंदर हुआ है, और वो चाहता है कि ऑफेंडर को मैं लीगल पनिशमेंट से बचा लूं, ठीक है। तो एक तो ये क्लॉज हो गया। बी क्लॉज बात करता है गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन देता है। कब, गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफेंस विच ही नोज टू बी फॉल्स और बिलीव्स टू बी फॉल्स।
उसको पता है, नॉलेज है उसके पास कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये गलत इन्फॉर्मेशन है, फिर भी दे रहा है। या फिर उसको भरोसा है, मतलब बिलीव है उसका कि भाई ये गलत हो सकती है अगर मैं ये दे दूं तो, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से दे ही जा रहा है। ठीक है। किस इंटेंशन से? इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। ऑफेंडर को लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए वो क्या कर रहा है? वो नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर उसको बिलीव है, उसको पता है कि ये जो पर्टिकुलरली जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, फिर भी ऑफेंडर को लीगल पनिशमेंट से बचाने के पर्पज से वो ऐसी इंफॉर्मेशन फॉल्सली दे रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लेते हैं। नोज और हैज रीजन टू बिलीव कि ऑफेंस कमिट हो चुका है। रीजन इसके इंटेंशन इसके अंदर है कि ऑफेंडर को बचा लिया जाए, आइदर, या फिर कॉज डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस और गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है। पनिशमेंट शेल बी सेम एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स देख लेना आप। पनिशमेंट वही रहेगी जो ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है। ठीक है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7। पब्लिक सर्वेंट कमिटिंग एन ऑफेंस। जहां पर पब्लिक सर्वेंट एक ऑफेंस कमिट कर रहा है। A public servant commits any offense under section 3। एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए और वो ऑफेंस कर रहा है अंडर सेक्शन 3। ठीक है। मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 1 साल की होगी और मैक्सिमम होगी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस, जो उस ऑफेंस ने प्रिस्क्राइब्ड कर रखी होगी। ठीक है। चलिए, सेक्शन 4 पे हम आ गए हैं। सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब कहता है कि 4(1) कहता है कि हु इज लाइबल। लाइबल कौन है? तो देखिए, अ पब्लिक सर्वेंट इज पनिशेबल इफ ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ SC/ST, he willful neglect the duties required under SC/ST Atrocities Act 1989 और रूल्स मेड अंडर द एक्ट। ठीक है। तो कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी लाइबिलिटी कब होती है राइज? जब वो SC/ST ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात कहता है कि वो विलफुली अपनी ड्यूटी को क्या कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। जो उसकी ड्यूटीज बनती थी किसके अंदर? SC/ST एक्ट के अंदर। ठीक है। या फिर वो कौन सी उसके अंदर बनती थी? जो रूल्स बना रखे हैं सरकार ने उसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं करता। ठीक है। अब पनिशमेंट इसके लिए इन्होंने कहा कि भाई देखो, मिनिमम जो है 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हम देंगे और मैक्सिमम है वो 1 साल की, तो हम देंगे देंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 क्या बात करता है? ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट क्या है? फॉलोइंग्स आर द मैंडेटरी ड्यूटी। रिकॉर्डिंग ओरल इंफॉर्मेशन। आपको ओरल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। रीड ओवर द रिटन कंप्लेंट टू द इन्फॉर्मेंट बिफोर टेकिंग हिज सिग्नेचर। उसके सिग्नेचर लेने से पहले कंप्लेनेंट के, सॉरी, कंप्लेन इन्फॉर्मेंट के, बेसिकली कंप्लेनेंट के कह लो या इन्फॉर्मेंट के कह लो, सिग्नेचर लेने से पहले जो रिटन कंप्लेंट है उसको पढ़कर सुनानी पड़ेगी। ये ड्यूटी है। ठीक है। ये वही ड्यूटीज हैं बेसिकली जो हम BNSS में पढ़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लेना इसके ऊपर। Registration of complaint or FIR. Register the complaint or FIR. Register it under this act or other relevant provision. Mention appropriate section of the act. ठीक है। आपको FIR या कंप्लेंट इसके एक्ट के अंदर या किसी और लॉ के अंदर अगर आपको लगता है तो वहां पे आपको क्या करना है? इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं वो आपने इसके अंदर लगाने हैं। ठीक है। आपने जो क्या करना है? सप्लाई करनी है कॉपी ऑफ FIR। आपने जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है इमीडिएटली फोर्थ विद आपको इन्फॉर्मेंट को प्रोवाइड करवानी है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं। ठीक है। डी बात करता है रिकॉर्ड स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं विक्टिम के और विटनेसेस के बेसिकली। ई बात करता है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चार्जशीट करेंगे, फाइल करेंगे। कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, फाइल चार्जशीट बिफोर स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। ये बनता है हमारा 14 के अंदर, ये बनता है हमारा 14(1) के अंदर। ये अलग भी केस ट्राई कर सकता है, ये जो है वो एक्सक्लूसिवली यही ट्राई करेगा SC/ST वाले। ठीक है। टाइम लिमिट कितनी है? 60 दिन की है। इफ डिलेड रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग। अगर ये इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करने में ज्यादा टाइम लगता है 60 दिन से, तो फिर वो रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। ठीक है। एफ क्लॉज बात करता है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। करेक्टली करेगा, प्रिपेयर करेगा, फ्रेम करेगा, ट्रांसलेट करेगा एनी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है। कुछ अदर स्टेचुटरी ड्यूटी हैं। परफॉर्म एनी अदर स्टेचुटरी ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और रूल मेड अंडर दिस एक्ट। कुछ अदर जो स्टेचुटरी ड्यूटी हैं उनको ये परफॉर्म करेगा जो एक्ट ने दे रखी है या किसी रूल ने दे रखी है, कहीं से भी आई हो करनी तो पड़ेंगी।
प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कहता है अ पब्लिक सर्वेंट कैन बी चार्ज्ड फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट को चार्ज कर सकते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी जो है सही तरीके से नहीं की है, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज के लिए। ठीक है, तो सब केसेस में कर सकते हैं क्या? नहीं, सब केसेस में नहीं, सिर्फ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज के केस में। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 या क्लॉज 3 कह लो, इफ देर इज अ dereliction of duty by a public servant, the special court or exclusive special court shall take cognizance direct initiation of penal proceeding against the service public servant। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो है स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट भी कार्रवाई अमल में ला सकती हैं, और वो भी पीनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, चलिए, सेक्शन 4 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? एक्यूज पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, एससी एसटी का मेंबर नहीं होना चाहिए, विलफुल नेग्लेक्ट होना चाहिए उसकी ड्यूटीज का, ड्यूटीज जो है एससी एसटी एक्ट के अंदर दे रखी हो या किसी और रूल्स के अंदर दे रखी हो, और क्या ड्यूटी है, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट कब तक करनी है? विद इन 60 डेज। तो ये याद रखना, ये अलग से स्लाइड पे इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। सेक्शन 4 क्या बात करता है? ओनली टू पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल। पब्लिक सर्वेंट मस्ट नॉट बी एन एस सी एस टी मेंबर, बिल्कुल। नेग्लेक्ट मस्ट बी विलफुल एंड नॉट एक्सीडेंटल, ठीक है। एफ आई आर मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द अप्रोप्रिएट सेक्शन, बिल्कुल सही बात है। कॉपी ऑफ एफ आई आर फोर्थविथ दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड विक्टिम रिकॉर्ड किए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी completed एंड चार्जशीट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज, ठीक है। अगर ये एचपीएससी ने पेपर बनाया होता और उसके अंदर एस सी एस टी एक्ट उनको देना होता, पहली बात तो वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 4, इसको पूछेंगे नहीं। ठीक है, वो पूछेंगे कोई रद्दी से सेक्शन उठाएंगे कहीं से, जो कबाड़ जो कभी किसी के काम नहीं आया होगा, इवन कोर्ट्स के काम नहीं आया, लेजिस्लेचर ने ऐसे ही बना दिया कि भी थोड़े सेक्शन थे इसके अंदर, तो चलो दो चार सेक्शन फालतू बना देते हैं, तो उस पर्पज के लिए। लेकिन ये क्या करेंगे, ये उस सेक्शन को उठाएंगे। चलो, उस बात को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, हमारा वो कंसर्न नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर इंपॉर्टेंट सेक्शन भी उठाते तो कैसे पेपर बनाते हैं? ये कहते हैं कि सेक्शन 4 जो है पब्लिक सर्वेंट पे लगता है, बिल्कुल। फिर ये कहेंगे कि एस सी एस टी नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे बिल्कुल। फिर ये चार्जशीट की बात करेगा, 60 दिन की जगह 90 दिन कर देगा, एक फैक्ट गलत कर देगा। फिर कहेगा ओनली वन पेयर इज करेक्ट, ओनली टू पेयर इज करेक्ट, ऑल थ्री पेयर आर करेक्ट। तो हम लिखेंगे कि ऑल थ्री पेयर आर नॉट करेक्ट, ओनली टू आर करेक्ट। अगर चार्जशीट फाइल करने में आपको 60 दिन से ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप उसके लिए रीज़न रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। डॉक्यूमेंट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको आप करेक्टली प्रिपेयर करेंगे, फ्रेम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, और जो चार्जेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट है, वो रिकमेंडेशन होते हैं, स्टार्ट होते हैं बेसिकली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के बाद। ठीक है, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और पीनल प्रोसीडिंग्स डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सेक्शन 5 हमारे पास बात करता है एनहांस्ड पनिशमेंट की। सेक्शन 5 हमारे पास बात करता है एनहांस पनिशमेंट की। एक ना बाहर कॉल आया हुआ था, तो इसलिए मैं चुप था कि वो कॉल आंसर हो जाए। फॉर दैट पर्पस वीडियो में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर पता नहीं कहाँ चले गए या नेटवर्क एरर हो गया। ठीक है, इफ अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कन्विक्ट हो चुका है, और वो भी किसमें? चैप्टर 2 में। ठीक है, इज अगेन कन्विक्टेड, अब फिर से कन्विक्ट हो गया फॉर द सेकंड ऑफेंस। ठीक है, एनी ऑफेंस आफ्टर द सेकंड कन्विक्शन ही विल रिसीव एनहांस पनिशमेंट, उसको अब एनहांस पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? सेक्शन 5 के अंदर आने के लिए प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट बी अंडर चैप्टर 2, चैप्टर 2 के अंदर आपकी प्रीवियस कन्विक्शन होनी चाहिए, पहली बात। एक्यूज्ड मस्ट बी कन्विक्टेड अगेन, एक्यूज्ड अगेन नहीं है, कन्विक्टेड अगेन है, बिल्कुल फंस गया। अप्लाइज टू सेकंड कन्विक्शन, सेकंड कन्विक्शन, ओके, थर्ड कन्विक्शन, फोर्थ कन्विक्शन एंड एवरी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। तो जितनी भी आगे कन्विक्शन होती रहेंगी वो सब एनहांस पनिशमेंट होंगी। ठीक है, तो कहता है कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? मिनिमम हो सकती है 1 साल की, और जो मैक्सिमम है वो कितनी हो सकती है? वो जितना ऑफेंस होगा उतना, प्रभु इच्छा।
ठीक है, जितना ऑफेंस की होगी उतनी मैक्सिमम दी जा सकती है। ठीक है, पर्पस क्या है? हैबिचुअल ऑफेंडर्स को बचाना, बचाना इन द सेंस उनको बनने से बचाना, हैबिचुअल ऑफेंडर ना बनने देना। ठीक है, डेटर रिपीट कमीशन ऑफ एट्रोसिटीज, इम्पोज स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑन रिपीट ऑफेंडर्स, जो बार बार कर रहे हैं उनको तो फिर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से ही काम चलेगा, छोटी मोटी से काम नहीं चलने वाला उनका। applicability of section IPC provision, ठीक है, the provision of certain parts of Indian Penal Code, basically भारतीय न्याय संहिता, applies to only offences under this act subject to other provision of this act। नोट फॉर करंट लॉ क्या है कि भारतीय न्याय संहिता है, बस इतना बात खत्म। आईपीसी प्रोविजन एप्लीकेबल है, जैसे कि 34 आईपीसी जो बात करता है हमारे पास कॉमन इंटेंशन की। ठीक है, तो ये अब बताया गया आई थिंक 3 क्लॉज 5 में। ठीक है, तो हाँ, ठीक है। चलिए, चैप्टर 3 आईपीसी पनिशमेंट बात करते हैं, इंक्लूड्स प्रोविजन रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजन फाइन, अदर पनिशमेंट एज लेड डाउन बाय क्रिमिनल लॉ। तो यहाँ पर एक और आ गई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, चलिए, ये वही बात है, चैप्टर 6 जनरल एक्सेप्शन ये सब इसके ऊपर लगेंगी। चैप्टर 5 अबेटमेंट इंक्लूड्स अबेटर, सब सब आएगा इसके अंदर। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, पनिशमेंट, अटेम्प्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अटेम्प्ट टू कमिट, सब आएगा। ठीक है, चलिए, सेक्शन 7 ऑब्जेक्ट की बात करता है। सेक्शन 7 एम्पावर द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को एम्पावर क्या करता है कि आप क्या कर सकते हो, कन्विक्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल। ओके, फॉरफिट आप करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कन्विक्टेड पर्सन और अटैच करते हैं आप एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी। ये बात याद रखना। ठीक है, फॉरफिट किसकी होती है, कन्विक्टेड की, और जो एक्यूज्ड है उसका क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है अटैच। ठीक है, सेक्शन 1 क्या कहता है, 1 नहीं, बेसिकली 7 क्लॉज 1, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर कन्विक्शन, द स्पेशल कोर्ट में एक्सरसाइज दिस पावर व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर जब कोई ऑफेंस पनिशेबल है, तो जो स्पेशल कोर्ट है हमारा, वहाँ पे जो पर्सन कन्विक्ट हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं। पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। In addition to awarding punishment, special court may, by written order, declare the property used in committing the offence shall be forfeited to the government। क्या कहता है कि in addition to awarding punishment, punishment तो देगा ही, साथ में special court may by written order, written order से क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी यूज्ड इन कमिटिंग द ऑफेंस है, जो प्रॉपर्टी यूज की गई है, जैसे बाइक पे बैठ के गया था कोई ऑफेंस करने के लिए, शैल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, तो वो जब्त किया कर ली जाए सरकार के द्वारा और सरकार अपने पास उसको रखे। प्रॉपर्टी कवर्ड में भी मूवेबल, इमूवेबल, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, द प्रॉपर्टी मस्ट बिलोंग टू कन्विक्टेड पर्सन। अब ये कंडीशन है कि जो बाइक थी वो बाइक कन्विक्टेड पर्सन के को ही बिलोंग करनी चाहिए थी, या फिर हैव बीन यूज्ड, एंड सॉरी, एंड है प्लस में है, मतलब हैव बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस, एक तो उसके नाम पे थी, उसकी प्रॉपर्टी खुद की थी, और उसने ऑफेंस करते समय उसका यूज भी किया है। ये 2-3 चीजें ध्यान में रखना। तो कन्विक्शन कहाँ पर होनी चाहिए, चैप्टर 2 के अंदर। प्रॉपर्टी बिलोंग किसको होनी चाहिए, कन्विक्टेड पर्सन को। प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज की गई हो, ऑफेंस करते समय। स्पेशल कोर्ट कैसे करेगा, रिटन ऑर्डर के थ्रू। किसको कहेगा कि कर लेना, गवर्नमेंट को कहेगा कि फॉरफिट कर लेना। देखिए, सेक्शन 7 क्लॉज 2 कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ट्रायल। ड्यूरिंग ट्रायल आप अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं। एक पर्सन एक्यूज्ड है एक ऑफेंस का अंडर चैप्टर 2। ठीक है, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल, स्पेशल कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द एक्यूज्ड, सारी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो एक्यूज्ड को बिलोंग करती है। प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, और बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल भी हो सकती है। अगर ट्रायल जो है उसका एंड्स इन कन्विक्शन होता है, तो अटैच्ड प्रॉपर्टी को फिर फॉरफीचर कर लिया जाएगा। हाउएवर, फॉरफीचर इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ नेसेसरी फॉर फाइन, रिकवरी ऑफ द फाइन इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2। इसके अंदर जो आप फॉरफीचर कर रहे हैं, ये उतनी ही प्रॉपर्टी का होगा जितने में आपको जो आपके ऊपर जो फाइन लगा था वो रिकवर हो जाए। वो रिकवर होते ही आपकी प्रॉपर्टी छोड़ दी जाएगी।
पर्सन एक्यूज होना चाहिए, ट्रायल पेंडिंग होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर करता है, अगर कल को उसकी कन्विक्शन हो जाती है तो प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जा सकता है। फॉरफीचर उस लिमिट तक होगा जहां तक उस पर्सन का फाइन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए 8 सेक्शन आ गया है। प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट। प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट क्या कहता है? इफ इट इज प्रूव्ड दैट द accused render any financial assistance in relation to the offense committed by a person accused of committing an offense under this chapter or reasonably suspected of committing an offense, या तो वो पर्सन accused है, ठीक है, या वो सस्पेक्ट है, दोनों में से कोई एक चीज है। ठीक है, अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर 2 के अंदर अगर ऑफेंस किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा या फिर वो सस्पेक्ट है, और उसके अंदर पता चल जाए कि किसी थर्ड पर्सन ने, बी ने, इनको फाइनेंशियली एड किया है, क्या किया है, फाइनेंशियली असिस्टेंस दी है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो पर्सन है यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, इट इज प्रूव्ड, तो हम क्या करेंगे, प्रिजम्पशन क्या लेके चलेगी, स्पेशल कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द एक्यूज अबेटेड द ऑफेंस, तो हम ये चलेंगे लेके, स्पेशल कोर्ट क्या मान के चलेगी कि इस बंदे ने, इस पर्सन ने अबेटमेंट की है। ठीक है, अबेटमेंट की है ऑफेंस की। ओके, प्रिजम्पशन अप्लाइज अनलेस कंट्ररी इज प्रूव्ड, अगर ये कुछ कंट्ररी प्रूव कर देता है तो अलग बात है, अदरवाइज तो ऐसे ही काम चलेगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। पहली बात, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई होनी चाहिए, असिस्टेंट जो है वो ऑफेंस से कनेक्टेड होनी चाहिए, रेसिप्टेंट इज एक्यूज्ड और रीजनेबल सस्पेक्टेड होना चाहिए, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि अबेटमेंट हुई है। ओके, चलिए 8b क्या कहता है, प्रिजम्पशन ऑफ कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट। अ ग्रुप ऑफ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस under this chapter and it is proved that offense arose because of existing dispute regarding land or any other matter, जहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन हैं वो ऑफेंस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और ये पता लगता है कि जो ये ऑफेंस है ये किसी एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के रिगार्डिंग उठा है, और ये एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट किसके रिगार्डिंग है, किसी जमीन के विवाद के कारण है, या कोई अदर मैटर हो सकता है, एनी अदर मैटर। तो कोर्ट क्या करेंगी यहाँ पे, कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, क्या शैल प्रिज्यूम करेगी, ऑफेंस वाज कमिटेड, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड, वही बात होगी, सभी जगह यही होता है। ठीक है, ये बहुत वही हमारे भारतीय न्याय संहिता आईपीसी वाले ही प्रोविजंस है। तो इसके अंदर एक चीज आप मुझे बताएंगे कि कॉमन इंटेंशन कहाँ पर डिफाइंड है, मैंने आपको अभी बताया भी था लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर, और आप मुझे एक चीज और बताएंगे कि जो हमारे पास शेल प्रिज्यूम है ये कहाँ पर डिफाइंड है, कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है, डेफिनेशन क्लॉज बीएसए के कौन से सेक्शन में डिफाइन है शेल प्रिज्यूम। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट हमारे क्या है इसके अंदर, कहता है कि ग्रुप ऑफेंस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट होना चाहिए, डिस्प्यूट लैंड और एनी अदर मैटर के रिगार्डिंग होना चाहिए, प्रिजम्पशन ऑफ कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट हम इसमें लेकर चलते हैं। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज ऑफ कास्ट, कास्ट की नॉलेज का प्रिजम्पशन हम लेके चलते हैं। एक्यूज्ड हैड पर्सनल, इफ इट इज प्रूव्ड, अगर ये प्रूव हो जाए कि एक्यूज्ड के पास पर्सनल नॉलेज थी कि विक्टिम कौन है, विक्टिम की फैमिली कौन है, ठीक है, तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम करेगी कि उसको पता था कि इसकी कास्ट क्या है या फिर ये ट्राइबल आइडेंटिटी इसकी क्या है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। तो सब में क्या है, अनलेस, जहां पर शेल प्रिज्यूम है वहां पर एक बात बताता हूँ, वो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होती है। ठीक है, ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन होती है, इसको रिबर्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए सेक्शन 9 आता है जो हमारा लास्ट सेक्शन है, 1 2 3 4, बस थोड़ा सा रह गया 5 मिनट का। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्शन 9 एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू कन्फर पुलिस पावर ऑन एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की कार्यवाही को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर्स की जो पावर है, ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट पर्सन को, मतलब काइंड ऑफ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है। ठीक है, ताकि इस एक्ट की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, इसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया तरीके से हो सके। तो सेक्शन 9 क्लॉज 1 कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो बात करता है नॉन ऑब्स्टेंसिबल क्लॉज की, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, चाहे कोड में कुछ भी कहा गया हो फर्क नहीं पड़ता, और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या कुछ और कहा गया हो प्रोविजन में, सेक्शन 9 का जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा।
ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस रहेंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। व्हेन कैन द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर पावर्स, अब स्टेट गवर्नमेंट ये पावर्स दे कब सकती है? इफ इट कंसिडर इट नेसेसरी और एक्सपीडिएंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये एक्सपीडिएंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, उस एक्ट के अंदर हम ऑफेंस को बचाना चाहते हैं होने से। कोपिंग विद ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर केस, क्लास ऑफ केस, ग्रुप ऑफ केसेस, ठीक है। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या हो सकता है? पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, होल डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। मोड ऑफ कन्फर्मेंट क्या हो सकता है? एक ऑफिशियल गजट के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाल देंगे, उससे काम बन जाएगा। ऑन हुम, ऑन एनी ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पावर में दैट में बी कन्फर्ड क्या हो सकती हैं? पावर में एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर द कोड इंक्लूडिंग अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन बिफोर स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के सामने चार्जशीट वगैरह फाइल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अरेस्ट करना, ये सब पावर्स को दी जा सकती हैं। सेक्शन 9 क्लॉज 2 कहता है ड्यूटी टू असिस्ट। ड्यूटी टू असिस्ट के अंदर क्या आता है? द फॉलोइंग ऑफिसर शेल असिस्ट एम्पावर्ड ऑफिसर, जिसको एम्पावर किया गया है वो उसको, जो ये नीचे ऑफिसर हैं जैसे कि पुलिस ऑफिसर, अदर गवर्नमेंट ऑफिसर, ये सब क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। दे मस्ट असिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, रूल, स्कीम, ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट, ठीक है। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में या ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, उसके अंदर ये पुलिस ऑफिसर या अदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उस एम्पावर्ड ऑफिसर की मदद करेंगे, ठीक है। सेक्शन 9 क्लॉज 3 कहता है एप्लीकेशन ऑफ कोड, प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई एज फार एज पॉसिबल टू एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 1, ठीक है, वही बात है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? कोड अप्लाई करेगा, अप्लाइज एज सो फार मे बी, गवर्न्स एक्सरसाइज और ऑफ कन्फर्ड पावर्स। चलिए एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट लास्ट में ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट है, उसको लगता है नेसेसरी काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालेगी, निकालने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर देगी, एम्पावर कर देगी, एम्पावर करने के बाद उसको कह देगी तेरे पास आज से पुलिस की पावर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? पुलिस की पावर लेके हो जाएगा चौड़ा, ठीक है। अब वो क्या करेगा? मैं करूँगा तुम्हारा अरेस्ट, फिर करूँगा तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन, फिर मैं तुम्हारा करूँगा प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा रहता है, हमारा एस सी एस टी एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। अब इसको अगर आप कहोगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को एक कंबाइंड वीडियो डाल के मैं वन शॉट में डाल दूंगा, ठीक है। उसको देख लेना, 2 ढाई घंटे का बनेगा बड़ी मुश्किल से। और अगर वो नहीं देखना है तो फिर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो है ही चैनल के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, और इसके बाद हम एमसीक्यू का सेशन करेंगे इसका कल, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।